नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एनजीओ मित्र चैनल, जहां पाते संस्थान संबंधी ढेर सारी जानकारी और अपडेट्स हैं। मित्रों, मैं रियली क्षमा प्रार्थी हूं, मैं बहुत बहुत दिनों बाद वीडियो डालता हूं। कोई वजह नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत दिन हो जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इसलिए अचानक मैं वीडियो मुझे बनाने के लिए जिस टॉपिक ने मजबूर कर दिया, वो टॉपिक है कि चूंकि मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से इंक्वायरीज आती हैं और कुछ एक इंक्वायरीज ऐसी होती है जो बार बार आती है, जिसके बारे में मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं। लेकिन क्या होता है कि फिर भी बहुत से लोग जुड़ते जाते हैं चैनल से, जिनको ये जानकारी नहीं होती है। तो उनके लिए जो नए लोग जुड़े हुए हैं या फिर जो पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं, उनके लिए ये आज का टॉपिक है कि अभी भी लोगों के पास बहुत ढेर सारी इंक्वायरीज आती हैं एनजीओज के पास कि कहीं फंड पड़ा हुआ है, कॉर्पोरेट फंड पड़ा हुआ है और आप इस फंड को ले लीजिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बैंक में जमा करिए और वापस आप मुझे कोई परसेंटेज होता है 10%, 20%, 30%, 40%, 60%, जैसा भी हो, वो कहते हैं कि इनको वापस करना है और एक दिन में वापस करना है, 4 दिन में वापस करना है, कैश में देना है, लिक्विड मनी, पता नहीं क्या कौन कौन सी मनी वो लोग कहते हैं, और ट्रांसफर किस तरीके से होगा। इस तरह के तमाम तरीके के ऑफर्स लोगों के पास आते जाते हैं और वो घूम फिर के कहीं कि मेरे पास वापस आ जाते हैं। एनजीओ बार बार मेरे से पूछती, तो मैंने कहा कि फिर मैं इसी टॉपिक फिर से बनाने की कोशिश करता हूं, या फिर कहिए ये टॉपिक उस प्रकार का है कि कृपया एनजीओ इस प्रकार के कार्य ना क्या करें। तो उसमें क्या है कि अगर आपके पास इस टाइप के ऑफर आ रहे हैं तो आप जरूर कुछ चीज़ें को जरूर ध्यान रखिए कि आप जिन लोगों ने, जिन महान भाव ने आपको ये कहा कि ये फंड है, आप इस फंड को ले लीजिए, तो उनसे आप जरूर पूछिए कि क्या आपके पास इसके ऑथेंटिक कोई जानकारी है। तो अगर वो कहते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल है, आप कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, तो कहेंगे ठीक है। तो फिर आपको ये कहना होगा कि आप जो इसके सोर्सेज है, मतलब जो ऑथराइज्ड एजेंसी है, उसका कोई भी लेटर आपके पास है कि जो इस टाइप के फंड प्रोवाइड कर रही है, वो भी ऑनलाइन, मतलब वो नंबर 1 से कर रही है, तो उस टाइप की जाहिर सी बात है एक ऑथेंटिक एजेंसी होगी। उसकी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप कृपया मुझे दे दीजिए। उसके रिलेवेंस जो भी चीज़ें वो मांगते, डॉक्यूमेंट्स मांगते, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन मुझे ये सोर्सेज ऑथेंटिक होने चाहिए, तभी मैं इस पर कोई स्टेप आगे ले पाऊंगा। दूसरी कंडीशन, अगर वो कहते हैं कि आप मुझे पैसे को वापस करना है, रिटर्न करना है इतने परसेंटेज, आप बिल्कुल तैयार ना होइए, क्योंकि आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि जितने भी पैसे आपके अकाउंट में आएंगे उतने पैसे का यूटिलाइजेशन आपको देना पड़ेगा और उतने पैसे की आपको वर्किंग शो करानी पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो आप ये बिल्कुल भुलाए बने रहिए कि 100 रुपये लेंगे तो फिर उसमें आपने सोचा कि चलो 40 रुपये इधर उधर कर देंगे तो 60 रुपये में आपका एनजीओ काम हो जाएगा, या जो भी एक्टिविटीज उसमें भी कुछ पैसे आप अपने पास रख लेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं। जितना आपके पास डोनेशन है, उतने डोनेशन में जिस भी मकसद से लिया गया हो, उस मकसद को पूरा करना होगा, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना पड़ेगा, वो गोल पाना पड़ेगा। तो ये चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए इस टाइप का कोई भी अगर आपके पास ऑफर आ रहा है तो ये मान के चलिए कि ये ऑफर कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है और इसको बहुत अच्छे से आप उसकी जांच पड़ताल कर लें, तभी उस पर कोई स्टेप लें। हालांकि इस टाइप के कोई भी फंड मेरे नॉलेज में तो नहीं होता है, लेकिन अब चूंकि लोगों के पास आता है तो इसलिए वो भी कहीं ना कहीं एक लालच ऐसी चीज़ है कि वो भी विश्वास मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उन लोगों से गुजारिश है कि कृपया आप इस पर बहुत सोच समझ के ही आगे स्टेप लें। फिर हमेशा आप उसमें एक चीज़ और देखिए कि हाँ, दूसरे पॉइंट पे मैं आता हूँ कि जो आप लोगों के पास तमाम तरीके के मेल्स आते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास आते होंगे कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति बताता होगा कि इस टाइप की स्कीम निकली हुई है, गवर्नमेंट से चल रही है, या मेल पर आ गया है ढेर सारी स्कीम की लिस्ट। तो उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास इस टाइप की कोई भी चीज़ें आ रही है, लिस्ट आ रही है, ठीक है, हो सकता है वो उन्होंने सही जानकारी आपको दी हुई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप एक बार जरूर उसके सोर्सेस पे चले जाइए। मतलब जो भी लिंक से आया है या जो भी जिस भी विभाग से, उसके विभाग के वेबसाइट पे चले जाइए या पोर्टल पे चले जाइए, किसी न किसी या फिर कांटेक्ट नंबर है कोई, उससे कांटेक्ट कर लीजिए कि क्या वाकई में इस टाइप की स्कीम अभी आपके यहाँ चल रही है, और अगर चल रही है तो उसके लास्ट डेट क्या है, कब तक है, किस तरीके से उस पर अप्लाई किया जा सकता है। ये सारी जानकारियां आपको वेबसाइट में मिल जाएंगी या फिर उस विभाग से मिल जाएंगी। तो पहले इसको जरूर जांच लीजिए। अगर उन व्यक्ति से फिर आपको कोई करस्पॉन्डेंस करना है तो ये जांच करके ही करस्पॉन्डेंस कीजिए। हो सकता है आपकी जो व्यक्ति ने या जिन लोगों ने आपको ये दिया हो सकता है उनकी हेल्प से आप उस प्रपोजल तैयार कर सके। तो आपको इतनी चीज़ें तो जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आती लोगों के पास, और बहुत सी ऐसी स्कीम्स आती है जिनकी लास्ट डेट कभी की बीती रहती है लेकिन वो चलती रहती है।
तो मैं इस आधार पर बताता हूँ कि मेरे पास इस टाइप की तमाम इंक्वायरी आ जाती है लोगों के द्वारा, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जरूर समझाना चाहिए या बताना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं। और कोई अगर आपसे ये कहता है कि भाई मैं आपको फंड अवश्य दिला दूंगा और मैं लिख के दे रहा हूँ, कमिटमेंट कर रहा हूँ या स्टैम्प पेपर पे दे रहा हूँ या एक एग्रीमेंट कर रहा हूँ, तो उस एग्रीमेंट के विषय में भी बहुत अच्छी तरीके से आप लाइन बाय लाइन उसको समझिए, खूब अच्छी तरीके से समझिए और समझ के ही कोई ना कोई एक्शन लीजिए, क्योंकि हर एक लाइन के में क्या लिखा जा सकता है ये आप नहीं समझ सकते हैं बिना ध्यान से पढ़े हुए। तो इसको पहले आप ध्यान से पढ़िएगा, तभी इस टाइम कोई अगर एग्रीमेंट करवाता है तभी उस पर एग्रीमेंट करिए, क्योंकि ये चीज़ें फिर आपको जाके आगे तकलीफ ना दें, किसी प्रकार के कन्फ्यूजन में रखे या फिर आपका टाइम लॉस ना करे या हो सकता कुछ पैसे का लॉस ना हो जाए। तो इस टाइप की कंडीशंस अगर आपके पास आती है तो आप जरूर इस पे जरूर ध्यान दीजिए और हर कंडीशन को पढ़ के अच्छी तरीके से पढ़ के ही उस पर आगे करिए। क्या करना चाहिए, अब थोड़ा सा इस विषय में भी हम लोग बात कर लें कि एनजीओ को क्या करना चाहिए अगर पॉजिटिव तरीके से रहना है। तो अपने ऑडिट रिपोर्ट में, इन बात को मैं कई बार कह चुका हूं, ऑडिट रिपोर्ट में आपने बहुत से लोग क्या होता है कि एक्टिविटीज को बहुत अच्छी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, एनजीओज में काफी अच्छे अच्छे काम किए रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि उन एक्टिविटीज को ऑडिट रिपोर्ट में नहीं शो कराते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको ये प्रूफ करने में दिक्कत हो जाती है कि आपने इस टाइप की एक्टिविटीज की हुई है। दूसरी चीज, जो एक्टिविटीज आपने शो कराई हुई है अपने ऑडिट रिपोर्ट में, उन्हीं एक्टिविटीज के बेस पर ही आप प्रोजेक्ट अप्लाई करिए। जैसे मान लिया आपने स्कूल के लिए अप्लाई करना है तो आपको आपके ऑडिट रिपोर्ट में होना चाहिए कि आप कोई स्कूल चला रहे हैं, या फिर मान लीजिए एनवायरमेंट के लिए करना है, या फिर महिलाओं के अवेयरनेस के लिए करना है, तो आपके ऑडिट रिपोर्ट में होना चाहिए कि महिलाओं के अवेयरनेस से रिलेटेड आप प्रोग्राम चला रहे हैं या पीछे 2-3 सालों में आपने आपके क्या क्या चलाया हुआ है। यही नहीं, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि आपके जो मेमोरेंडम होता है, जो बायलाज होता है, या फिर सोसाइटी में आपको मेमोरेंडम कह लेंगे, ट्रस्ट में ट्रस्ट डीड कह लेंगे, और सेक्शन 80 कंपनी में आर्टिकल कर लेंगे, एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल जो होता है, या सॉरी मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल जो होता है, सेक्शन 8 के डॉक्यूमेंट्स में आप इन चीज़ों को देख लेंगे कि अगर आपके ये ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं तो तभी आप अप्लाई करिए। अगर वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि बहुत जगह बहुत से प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जिस लाइन पे ये ऑब्जेक्टिव लिखा रहता है उसका भी रेफरेंस देना पड़ता है कि इस लाइन पे ये मेरे ऑब्जेक्टिव हैं, इसी बेस से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और एक्टिविटीज आपके बैलेंस शीट में शो रहती है और आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी शो रहती है, तो उस आधार पर ही आप अप्लाई करते हैं। तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखिए, ये चीज़ें बहुत ध्यान देने योग्य होती हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए उनके प्रोजेक्ट रिजेक्ट होते हैं। फिर वो कहते हैं कि मेरे प्रोजेक्ट तो कहीं लगते ही नहीं है, रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि आधार क्या होता है सिलेक्शन का, और इन चीज़ों को वो निराधार समझते, सोचते हैं चलो कोई बात नहीं लगा लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन जब वो चीज़ें सामने आती हैं तो फिर उनको लगता है कि नहीं यार ये मेरे से तो गलती हो गई है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तभी आप आगे चीज़ें बढ़ा पाएंगे या कर पाएंगे या आप सक्सेस हो पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी स्कीम की गाइडलाइन, चाहे वो CSR से संबंधित हो चाहे गवर्नमेंट से संबंधित हो, उसको अवश्य पढ़ें, खूब अच्छी तरीके से समझें, लाइन बाय लाइन पढ़ें। नहीं समझ में आ रहा है तो किसी दूसरे से उसको पढ़ के समझवाएं, लेकिन बिना पूरा पढ़े आप अप्लाई करने के लिए ना जाएं। जब तक आप ये चीज़ समझेंगे नहीं, आप सक्सेसफुली कोई प्रोजेक्ट पा नहीं सकते हैं। यही सारी चीज़ें थी मित्रों जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।